तो हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको एक तरीका बताया था कि जैसे लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 को 3 से रिप्लेस करते हैं, बहुत दिन से 2 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहली चीज कि 3 जो है वो इसके डोमेन का लिमिट पॉइंट है, पहली चीज है ये लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने देखा था लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे क्लियरली इस फंक्शन को अगर हम एज अ फंक्शन इसको कंसिडर करें तो 2 इसके डोमेन में नहीं है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 2 पे पूछी जा रही है, मतलब 2 पे एग्जैक्टली नहीं जाना है ना, 2 के आसपास रहना है, जितने डायरेक्शन पॉसिबल है वहां से। तो आर रियल लाइन के अंदर सिर्फ 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, एक लेफ्ट एक राइट। तो एक बार यहां से 2 को अप्रोच करेंगे, एक बार यहां से 2 को अप्रोच करेंगे। अप्रोच कैसे करेंगे? तो अप्रोच करते हैं वाया सीक्वेंसेस, ठीक है। जब आप 2 के लेफ्ट और राइट पॉइंट्स को रख के देखते हैं, जिसके बाद आप लिमिटिंग वैल्यू कैच करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा कल का कॉन्सेप्ट था, तो आप किन पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे होते हैं? तो हम कहते हैं एक छोटा सा इंटरवल ले लो, क्या कर लो, मतलब हम 2 के बिल्कुल करीब हो, है ना। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेरी क्लोज टू 2। इसको मैथमेटिकली कैसे कहा जाए वेरी क्लोज टू 2? वेरी क्लोज कैसे डिफाइन करोगे वेरी क्लोज? तो हम कहते हैं 2 plus h is very close to, या 2 minus h भी very close to 2 as h approaches to 2 0। बताओ सही है या नहीं? यानी कि 2 से राइट हैंड साइड में h और लेफ्ट हैंड साइड में h, यानी कि ये हो गया आपका 2 minus h, ये हो गया 2 plus h, 2 minus h और 2 plus h, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं h को छोटा करता चला जाऊं, सपोज h हाफ है तो आप यहाँ पे हैं, h 1 है तो आप यहाँ पे हैं, h 2/3 है तो यू आर समवेयर हियर, अगर h 1/4 है तो यू आर समवेयर हियर। यानी कि आप जैसे जैसे h डिक्रीज हो रहा है आप यहाँ आ रहे हैं, 2 के अप्रोच करें। सिमिलरली यहाँ से भी जैसे जैसे h डिक्रीज हो रहा है आप 2 की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैथमेटिकली एकदम अप्रोप्रिएट है कहना, ठीक है। ये एकदम अप्रोप्रिएट है कहना कि 2 plus h या 2 minus h as h tends to 0, this quantity will be close to h। अब इसी h को बहुत सारे लोग डेल्टा कह देते हैं, तो आप उससे भी वाकिफ हैं, वो भी आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो कि डेल्टा नेबरहुड बना लो, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एनी नंबर 2। सो 2 plus delta, 2 minus delta, as delta approaches to 0, 2 plus delta will approach to 2, 2 minus delta will also approach to 2। बट अंतर क्या है? ये लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से, ठीक है। इतनी सी बात होती है, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट चाहिए, यू नीड दीज सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट यहाँ पे चाहिए। तो आप जानते हैं कि रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट है लेट अस से 2, तो उसके आसपास के पॉइंट्स के लिए आपको, अगर आप कोई डेल्टा नेबरहुड बनाते हैं आसपास, मतलब एच नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड, और उसमें पॉइंट्स आए इनफाइनाइट या उसके आसपास पॉइंट, इस बात के लिए जरूरी है कि 2 मस्ट बी अ लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब पहली चीज क्या क्लियर हुई कि जिस पॉइंट को अप्रोच करते हैं वो पॉइंट डोमेन का पॉइंट ना हो के डोमेन का लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन बट नॉट द पॉइंट ऑफ डोमेन, ठीक। यानी कि नोट नंबर 1 आप लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x के अंदर अल्फा इज, या यहां पे लिखता हूं, अल्फा may not belong to domain of f but it must be a limit point of domain B, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज के ट्रैवल कैसे करता है, तो सीक्वेंसेस, वो भी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे लेफ्ट से और
राइट से। अब आप सोचेंगे कि इसका अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाना चाहे तो, ठीक है, यानी कि व्हेन वी से दैट as x approaches to 2 your function fx approaches to L, तो ये क्या होता है बताओ? अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि दैट इज मैथमेटिकली, क्या मैं ये कह रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू L? बताइए, इज इट सो? ये as x approaches to alpha fx approaches to L, यही तो कहना चाह रहा है ये। जब आप ऐसे लिखते हो 12th में, ये लिखते थे, बताइए। यस सर, इसको आप ऐसे लिखते थे। इसको अगर आप शब्दों में बयां करेंगे, इसको शब्दों में बताएंगे तो क्या बताओगे? यही तो कहोगे, है ना? तो ये है भाई, ये ऐसे और ये ऐसे इक्विवेलेंट है, ठीक? ये कहना और ये कहना, तो कभी भी ऐसे लिखा हो जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना? चलिए आप लोगों ने कंस्टेंट बताया है तो उसको मैं धीरे धीरे लेके जैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स को रेगुलरली रिवाइज करवाया जाए, पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को, और आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ाया जाए। पर एनीवे अगर थोड़ा फास्ट होगा तो मुझे बताना। ये इसका वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो 4 आता है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन लैंग्वेज में? कि x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 अप्रोचेस टू 4 as x approaches to 2। तो अब से कभी भी आप जब इस तरह की चीज देखेंगे तो आप यही कि भाई हुआ क्या होगा, ये पॉइंट 2 रहा होगा, ये हमारा फंक्शन रहा होगा, हमने यहाँ के पॉइंट्स को रख रख के देखा होगा, तो यहाँ पे ठीक फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहा हूं, यानी कि कोडोमेन वाली साइड पे ये यहाँ पे वैल्यू 4 रही होगी, तो ये इसको 4 को अप्रोच कर रहा होगा, ऐसे मिल रहा होगा यहाँ पे। जब मैं यहाँ के पॉइंट्स रख के देख रहा हूँ तो वैल्यू कहाँ मिल रही होगी बेटा? यहाँ मिल रही होगी ये, ठीक? तो ये 4 को इस तरह से अप्रोच कर रही होगी। इसी को कहते हैं ये वाला, अगर इस वाले इंटरवल को मैं आपको पूछूं तो क्या कहोगे? 2 माइनस डेल्टा से 2, और इस वाले इंटरवल को पूछूंगा तो क्या कहोगे? 2 से लेके 2 प्लस डेल्टा। बताओ सही है? यस और नो? तो इससे डिफाइन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, यस सर, और होती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ से बड़े आसान तरीके से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कोई पूछे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है, तो देखो x के राइट में ये गिवन है ना, यानी अल्फा से लेके अल्फा प्लस h तक की वैल्यू को अगर x अप्रोच करे, ठीक? या फिर मैं इसको अलग तरीके से लिखूं तो मैं राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है? राइट हैंड लिमिट। सो अगर x कहां बिलोंग कर रहा है? यहां से लेके यहां तक, अर्थात ये अल्फा है और आप वैल्यू कहां से चूज करना चाह रहे हैं? ये यहां से, राइट से। एज x अप्रोचेस टू अल्फा प्लस 1, है ना, आपका fx जिस वैल्यू को अप्रोच करता है उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। बताओ सही है? ठीक है ना? सिमिलरली जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते होंगे तो क्या कहोगे कि जब जब x को इस रेंज में उठाया जाए, मतलब इनपुट वैल्यू कहां से ली जाए? यहां से, मतलब यहां से पहले ये रखो, फिर ये रखो, फिर ये रखो, और पैटर्न चेक करो कहां? y एक्सिस पे पैटर्न चेक करो, देखो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो अगर आपने अल्फा माइनस h से लेके अल्फा तक का x उठाया है और fx का जो पैटर्न है भाई, यहाँ पे तो 1 2 ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स आप वैल्यू रखोगे तो इनकी फंक्शनल वैल्यू भी कुछ पैटर्न बनाएगी। वो पैटर्न आपको कहां पे दिखेगा? y एक्सिस पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ यस और नो? तो
अब वाई एक्सिस पे दिखने वाला पैटर्न जिस पॉइंट को अप्रोच करता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। यानी लेफ्ट से और राइट से अगर हमारा जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो सेम आ जाए तो उसको कहते हैं कि ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज इफ नॉट इक्वल देन क्या होता है बताओ? अगर ये लिमिट और ये लिमिट यानी लेफ्ट से जब आप यहाँ के पॉइंट चूज कर रहे थे जो पैटर्न बनना चाहिए था वो कहीं और अप्रोच कर रहा है, सपोज यहाँ अप्रोच कर रहा है, और जब यहाँ लेफ्ट से पॉइंट अप्रोच किए पॉइंट उठाए तो वाई एक्सिस पे जो पैटर्न मिल रहा है वो यहाँ अप्रोच कर रहा है और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो फिर क्या होता है बताओ? इफ नॉट इक्वल देन does not exist, ऑब्वियसली। इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये तो 12th limit does not exist, है ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist, सिंपल सी बात है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लासेस को हमेशा रिवाइज करके देखा करो, हमेशा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद से करके एक छोटे से एग्जांपल से देखा करो कि क्या समझने की हम लोग को। जब ये बात समझ जाओगे ना कि ये पॉइंट रखे जाते हैं, इन पॉइंट को रख, जैसे ये पॉइंट रखा, कोई एक वैल्यू मिली, लेटेस्ट से यहाँ मिली वाई एक्सिस पे, है ना, एफ एक्स मिलेगा ना, फिर यहाँ का ये यहाँ से पॉइंट उठाओगे, यहाँ से एक्स लोगे, उसकी कोई वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ आएगी, तो यहाँ एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। वो किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा, वो जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। कोई पूछे क्यों कहते हैं राइट हैंड लिमिट? बिकॉज हम वैल्यू राइट से उठा रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब x की वैल्यू राइट हैंड साइड से उठाओगे और वहां से लिमिटिंग वैल्यू यानी एफ एक्स का पैटर्न चेक करोगे, उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट हैंड। क्या हमेशा जरूरी है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो किसी फंक्शन के लिए? आंसर इज नो। no, सो इन जनरल, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। इन जनरल हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। इन जनरल राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मे नॉट बी इक्वल। ये तो आपका बिल्कुल फ्रेंडली टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें भी तकलीफ है बताओ? मे नॉट बी इक्वल, ठीक है, मे और मे नॉट। ठीक, जब इक्वल होगा तो क्या कहोगे? लिमिट एग्जिस्ट। और जब अनइक्वल होगा तब क्या कहोगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। does not exist, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। किसी 12th वाले बच्चे को बुला के पढ़ा दो, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ग्राफ से बताओ उसको, अभी हम लोग देखेंगे। अब देखिए हाँ, शुरू करें। अब देखिए ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको समझते रहिए। अब होता क्या है, सीक्वेंशियल डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको ग्राफिकली दिखाना चाहता हूँ इनकी जो एनालिसिस है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। ठीक, वो दो तरीके से निकाली जाती है। पहली है ग्राफिकल, या तो आप ग्राफिकली देख लें लेफ्ट हैंड किसी पॉइंट के लेफ्ट में क्या बिहेवियर है और राइट में क्या बिहेवियर, और या फिर एनालिटिकली। तो मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, आपको जितने फंक्शंस के ग्राफ आते हो, और यहीं से आपको पता चलेगा कि ग्राफ आने का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, जैसे बिल्कुल साधारण एग्जांपल से शुरू करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अगर आप इसका डोमेन देखें, यानी कि इसको कौन से पॉइंट्स पे तकलीफ है, तो बताइए इसको कौन से पॉइंट पे तकलीफ है? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए ये कोई आउटपुट नहीं देगा? बताइए। मॉड एक्स जो है ये फंक्शन, मॉड एक्स का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इट इज एक्स व्हेन एक्स इज x greater than 0 के लिए x and माइनस minus x for x less than minus, है ना, समझ में आया भाई? अब देखिए इसके लिए जो डोमेन है वो पूरा R है, यानी कि
और देखो एक एक फंक्शन को स्टडी करेंगे हम लोग इस क्लास में, मतलब ये जो एलसीडी वाला सेक्शन है, लिमिट कंटिन्यूटी, ये 8-9 क्लास जो है वो हम लोग इसमें हर दिन नए फंक्शंस को डील करेंगे, तो इसलिए एक एक फंक्शन को देखते जाइए, खुद से भी सीखते जाइए। डोमेन आर है, इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट रखने पे इसको कोई तकलीफ नहीं है, सब पे आउटपुट देगा। पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव दे देगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव दे देगा। अब देखिए ग्राफ, अगर मैं ये कहूं, अच्छा लिमिट का जो बिहेवियर है, ठीक है, इसको भी ऑब्जर्वेशन में लिख लेंगे। आप मुझे बताइए कि लिमिट का बिहेवियर किसी पॉइंट पे चेक किया जाता है या पूरे डोमेन में चेक किया जाता है? बताइए। लिमिट का जो बिहेवियर है वो पूरे पॉइंट पे, मतलब एक किसी पॉइंट के लिए चेक किया जाता है या फिर पूरे डोमेन के लिए, मतलब वो कॉन्सेप्ट डिफाइन है, पॉइंट बेस्ड है ना। ये जो हमने अल्फा के बारे में बात की, एक्स पॉइंट पे चेक करेंगे। हाँ, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। ऐसे ही कंटिन्यूटी इज ऑल्सो अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, डिफरेंशियबिलिटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। पॉइंट बेस्ड मतलब जिसकी पॉइंट पे बात हो, किसी गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की जाती है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म कभी सुना है? लेट एफ एक्स बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, कोई कहे तो समझ लेना कि yes, है ना, कि मैथ बिल्कुल आता ही नहीं है इसको, बिकॉज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज अ डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, है ना। तो डोमेन बेस्ड मतलब आपको पूरा डोमेन दिया जाएगा कि लेट एफ बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर प्लस या ऑन एन इंटरवल दिस, वो कभी पॉइंट बेस्ड नहीं होती। समझ में आया? यस सर। अब एक yes, sir. और प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो आपके हिसाब से डोमेन बेस्ड है, पॉइंट बेस्ड नहीं है। याद करके बताओ जरा। सीख रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी बताओ जो मत। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी वैसे ही रहेगा क्या, डोमेन बेस्ड? हम कन्वर्जेंस भी वैसा ही है, यूनिफॉर्मिटी। अब इससे तो हम लोग कुछ अलग एग्जांपल दें। बताइए, सोच के बताइए। अच्छा, मोनोटोनिसिटी, एफ इज मोनोटोनिक, वो किसी पॉइंट पे पूछा बताया जाता है कि डोमेन में? पूरे डोमेन क्या कभी ऐसे कहा जाता है कि लेट एफ बी मोनोटोनिक एट एक्स इक्वल टू ए? कभी नहीं कहा जाता। ऐसे कहा जाता है कि किसी इंटरवल में, किसी डोमेन में बताया जाता है कि मोनोटोनिक है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि मोनोटोनिक तो याद रखिए कौन सी लिमिट, यानी कि सर बाउंडेडनेस। बिल्कुल, वेरी गुड, बाउंडेडनेस इज आल्सो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। कंटिन्यूटी, डोमेन बेस्ड, ठीक है, कंटिन्यूटी हो गई, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ये सब आर आल्सो पॉइंट बेस्ड। अच्छा, एक पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी बताओ अदर देन दीज टू। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो लिखने की जरूरत है नहीं, बाउंडेडनेस आपने बताया, फिर बाउंडेडनेस के बाद और क्या बताया हमने? मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोन,
मोनोटोनिसिटी, ये सब क्या है? These are domain based properties. डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टीज। अब आप एक्चुअली आप लोग लो साउंड करते हैं तो फिर हमें भी लो साउंड करना पड़ता है, डोमेन बेस्ड। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो होगा ना, पहली बार तैयारी में तो होगा ही, आगे की चीजें कभी याद रहेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ भूलेंगे, तो इससे स्ट्रेस नहीं हो जाता है। अगर आप 100% चीजें सीखते हैं और उसमें से 55% या 60% चीजें रिटेन कर लेते हैं किसी भी तरह से, चाहे 2 बार रिवाइज करके, 4 बार रिवाइज करके, देन यू आर वेरी गुड। 40% से लेके 45% भूल जाना ये नेचुरल है। ठीक है, तो परेशान मत होइए उसके लिए, दिस इज वेरी मच नेचुरल। ठीक है, चलिए हम लोग ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, इसका डोमेन ये है। अगर आप ध्यान से देखें, इसका ग्राफ बनाइए, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, इस पे चर्चा भी करेंगे कि कैसे बनाया जाता है मॉड का ग्राफ। तो मॉड का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, देखिए एक्चुअल ग्राफ क्या था, y इक्वल टू एक्स, ये था। मॉड लगाने पे क्या होता है, जो भी चीज नेगेटिव होती है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो अब बताओ इसमें नेगेटिव क्या है, ये वाला पार्ट जो ये ग्रीन कलर से लिखा है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा कैसे, तो ये जस्ट मिरर इमेज बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये देखिए, तो ऐसे बनता है मॉड एक्स का ग्राफ। अब मैं आपसे पूछूं, देखता हूं, चेक करता हूं, अब मैं आपसे पूछूं, अगर साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, सो कैन यू लेट मी नो ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ ये है, ये सिर्फ 0 से पाई बाय 2 में, इन सॉरी 0 से 2 पाई, बता सकते हो मॉड का? ट्राई करो जरा, एक बार अपने आप से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। अब ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस आने वाली है, लिमिट पढ़ रहे हो ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है। मैंने क्या बताया, जो पार्ट नेगेटिव है, कौन सा पार्ट नेगेटिव है, ये वाला, उसके मिरर इमेज रहेंगे सर। क्वाड्रेंट में वो फर्स्ट में नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, वो मिरर इमेज बन जाता है, यानी पॉजिटिव तो ठीक रहेगा, एज इट इज रहता है। यस सर, पार्ट है, हाँ, अब ये जो पार्ट है बिल्कुल। ये ठीक मिरर इमेज उसकी बन के image। ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। बाकी फिर ऐसे, तो इट जी ये बनता है। अब इस प्रोसेस में अगर आप ये प्रोसेस समझ गए हैं तो इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है, क्या होती है वो समझ लीजिए। जब आप यहां से फंक्शन को तोड़ते हैं, भाई आप क्या कर रहे होते हैं, यहां से उठाते हैं ये जो एंड पॉइंट्स हैं और इनको उठा के ये रख देते हो, यही तो करते हो, यस और नो? यस सर। इस प्रकार से कैसे करते हो, यस सर, जैसे कोई वायर नीचे पड़ा हो, उस वायर को अपने अंगूठे के सहारे ऊपर उठाना, ऐसे तो बनाते हो। आपको नहीं लगता अगर आप किसी वायर को इस तरह से पकड़ के ऊपर उठाओगे तो उसका जो नेचर यहाँ सॉफ्ट नेचर हुआ करता था, यानी कि कुछ यूं जा रहा होता था, अब यहाँ पे जर्क आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ इस तरह की, यानी कि ये जो शार्प एज बनती है ये बन जाएगी, ये यहाँ पे यस सर, पीक्स। एकदम वी शेप, छोटा सा वी बनेगा, है ना, शार्प एज जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शार्प एज। ठीक है, ये बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप सीख गए वो इसलिए बता रहा हूं। ये जो शार्प एज होती है ना, इट गिव्स नॉन डिफरेंशियबिलिटी। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब हाँ यही बात है, यानी कि साइन एक्स देखो थ्रू आउट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, परेशान मत हो, मैं आगे सिखाऊंगा कैसे है आप, पर आपको पता है ये मान के चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो मॉड साइन एक्स वैसे तो डिफरेंशिएबल होगा, पर कहां नहीं होगा, जहां पे फंक्शन के ये ज्वाइंट मिल रहे हैं। तो कैन यू ऑब्जर्व कहां नहीं होगा, कौन से पॉइंट पे इन जनरल ये जर्क पड़ रहे हैं, ये पॉइंट कौन से हैं? सर वो साइन n पाई 0 होने के कारण एन पाई पे सर।
एग्जैक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अंदर वाला फंक्शन जहां 0 हो रहा है वहां पे means zeros of sign. एग्जैक्टली जीरोज ऑफ साइन, यस सर, zeros of sign. जीरोज ऑफ साइन, है ना। तो जहां पे यानी कि x इक्वल टू एन पाई, और ये सिर्फ साइन के साथ ही नहीं होता है, ये सब के साथ होता है। अब सेम कॉन्सेप्ट को जरा मॉड के ऊपर अप्लाई करो। y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब आप बना Passing through origin. ये बनेगा। पासिंग थ्रू Yes, द sir. ओरिजिन। Yes sir. y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाओ, तो आप कहोगे सर आसान है, क्यों? आप कहोगे सर जहां से पॉजिटिव है पहले ही क्वाड्रेंट, ये है, ठीक? उतना ही पहला ही क्वाड्रेंट. Yes, इसको sir. क्या करोगे, यहां से उठा के ऊपर शिफ्ट कर दोगे, मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज क्या आता है? ये आता है, बन गया ना। और यहाँ पे बनेगा वो शार्प एज, और इसीलिए मॉड एक्स जो है वो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। No. Yes sir. समझ पा रहे हो? तो अब आप मुझे, अगर आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप मुझे y इक्वल टू मॉड ई टू द पावर x का ग्राफ बना के दिखाइए। सर वो ग्राफ ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा, देखिए ई टू वन से स्टार्ट होगा. पहले ई टू द पावर x का ग्राफ बनाओगे, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। ऑफ कोर्स ओरिजिन से पास नहीं यस सर. टू द पावर x कभी 0 नहीं होता। यहाँ है। अब बताओ मॉड लगा के, मॉड लगाने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है? तो नीचे वाले क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में हाँ, मॉड लगाने के बाद का जो कॉन्सेप्ट, पास होगा वहां से। पॉजिटिव पार्ट एज इट इज, एज इट इज. नेगेटिव पार्ट को क्या करते हो? जस्ट वहां से उठा के मिरर इमेज बना देते हैं उसकी। मिरर इमेज. लेकिन वो भी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आप इसमें नोटिस करोगे, और आप देखिए धीरे धीरे समझदार भी हो जाओगे। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि क्या यहाँ पे ये ऊपर है नेगेटिव है, नीचे कहीं ग्राफ है? कहीं नेगेटिव है? बताओ, आप बताओ। ये भाई ग्राफ नेगेटिव कहाँ होता है? जब वो एक्स एक्सिस के नीचे होता है। तो जब ग्राफ Yes, sir. नेगेटिव है, तो हाँ तो यही है आपका पॉजिटिव। और एक्स का ग्राफ। हम्म। अब अगर आप समझदार हो गए, यस सर. अगर आप समझदार हो गए तो 10 सेकंड में आंसर देना, ठीक है? ध्यान से सुनना सवाल। फिर y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना। स्क्वायर फंक्शन एक सर्कल के फॉर्म में बनाना है. आपका जवाब होना चाहिए कि इसका भी ग्राफ पैराबोला स्क्वायर का होगा। पैराबोला बनेगा सर. पैराबोला. पैराबोला रहेगा सर। एब्सोल्यूट वैल्यू का भी सेम ही रहेगा फिर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जानने की जरूरत है कि जब फंक्शन के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते तो एज इट इज रहता है। नेगेटिव पार्ट उसका ऊपर ही है। हाँ ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आज आपने मॉड को किसी भी फंक्शन के इन जनरल एफ का ग्राफ बनाइए, फिर मॉड एफ का ग्राफ में क्या रहता है वो देखिए। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि check the non-differentiability of y equal to sin x plus half. Check the points of non-differentiability for mod sin x plus half. इस फंक्शन को देखिए, क्या किया गया है? y इक्वल टू मॉड एफ एक्स पर चर्चा की गई है। इसके बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक, ग्राफ बनाओगे, उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट उसको एज इट इज रख दो। ठीक, और जो नेगेटिव पार्ट है
उसको क्या करते हैं भाई, वही अपना मिरर इमेज। मिरर इमेज। ठीक, अब आप खुद पता कर लोगे कि ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना आप लोग साइलेंट हो गए। प्रोसेस से जाओ बस, प्रोसेस से नहीं जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मिरर इमेज, ठीक, मॉड के लिए, ठीक है। y इक्वल टू, नहीं यहीं पे इसको ऐसे रखते हैं। अब मुझे इतना बताओ कि ये प्रोसेस करते हुए जहां शार्प एज बनती है वहीं पे तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है, बताओ। यस Yes, सर। sir. तो एक बात बताओ, शार्प एज बनती कहाँ है? एन पाई पे एट नहीं, जीरोस जहाँ पे होते हैं उसके एट जीरोस At ऑफ Zeros. zeros of ऑफ एफ और एफ क्या है? Add zeros of f. 1 point. हाँ एफ क्या है यहाँ पे? साइन एक्स। साइन एक्स प्लस हाफ, पूरा है ना भाई। Plus 1/2. कम से कम उसका आंसर 1/2 होगा। अब इसके जीरोस देखने हैं आपको, यही तो टास्क है, समझ रहे? टास्क क्या है? इस एफ के जीरोस। नाउ द टास्क इज टू चेक। अब देखना ये अपने आप में बहुत जबरदस्त काम है। जीरोस ऑफ साइन एक्स प्लस हाफ। अब देखना इसके जीरो चेक करने घबराओ नहीं। देखो एक तो तरीका ये है कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया भाई, माइनस हाफ। यही तो चेक करना है आपको कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन एक्स माइनस हाफ हो रहा है। तो या तो आप उससे निकाल, नहीं तो ग्राफ से निकाल लो। ग्राफ से बहुत आसान है, देखो कैसे। ये ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कैसे निकाला जाता है, नहीं निकाल पा रहे हो तो सीख लो, ठीक। ये और ये साइन हो गया, लेफ्ट का हो गया, और राइट का क्या है, माइनस हाफ। माइनस हाफ कहां मिलेगा, लेटेस्ट से यहां मिलेगा। ये लाइन ड्रॉ कर दो, लो धड़ाधड़ आपको पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कौन से पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे कोई पूछे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ग्राफ को बढ़ाते रहिए, हर इंटरवल में आपको पता चल जाएंगे कितने पॉइंट्स होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. है कि नहीं है भाई? सर ये तो जैसे कि जैसे आपने कहा कि एच पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 होती है, लेकिन मतलब 0 हम कैसे चेक करते हैं कि हाँ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 हो रही है, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं होगा फंक्शन, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मुझे आवाज क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझा नहीं। नहीं, जैसे हमने कहा कि एच पे जो होता है डिफरेंशिएबिलिटी 0 होती है, मतलब वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, हाँ तो ये कैसे जज करते हैं? अच्छा, ओके ओके ओके, देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। देखिए ये सब आगे की बातें हैं, पर ठीक है, सवाल उठाए तो बता देना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि ग्राफ में अगर शार्प एज है, जैसे मॉड एक्स में है, ठीक, ये जो शार्प एज है क्यों कहा जाता, तो यहाँ पे तो देखो ये पिछली बातें सारी इसी कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई हैं कि शार्प एज गिव्स नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है यूनिक टेंजेंट। क्या मतलब है? यूनिक टेंजेंट। लेकिन जहां शार्प एज होता है ना, वहां पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो जाती है। एक टेंजेंट नहीं, इनफाइनाइट। जैसे यहां आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो देखिए ये भी टेंजेंट है इस पॉइंट की, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ढेर सारी इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो जाती है। और इनफाइनाइट टेंजेंट को कभी डिफरेंशिएबिलिटी काउंट नहीं किया जाता। इनफाइनाइट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। यही कारण है देखना, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको। यही कारण है, अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया हो, लेट अस से ये पॉइंट है x इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इक्वल टू बी, और आपसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन हमारा डिफाइन है किस पे, लेट f इज डिफाइंड ऑन a टू b। तो याद रखना, आप आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी और आप देख भी पाओगे कि डिफरेंशिएबिलिटी को कहां चेक किया जाता है, ओपन इंटरवल ए बी में चेक किया जाता है। एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक की जाती। चाहे आप रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट उठा लीजिए। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है?
एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी। चिंता मत करो, ये सब कराऊंगा, लेकिन बात उठी है तो बता देना चाहिए। एफ डिफरेंशिएबल है ओपन ए बी। डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। आपका ध्यान नहीं गया कि क्लोज्ड इंटरवल यहाँ कह रहा है, यहाँ ओपन क्यों बोल रहा है? आपको सवाल पूछना चाहिए अपने टीचर से, आपके स्टूडेंट्स को आपसे पूछना चाहिए। हमने तो पूछा था अपने टीचर से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब क्यों एंड पॉइंट ही छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट पे आप ढेरों टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। ये देखो एंड पॉइंट, ये सारी टेंजेंट ही तो है कि कुछ और भी है? ये देखो ये सब टेंजेंट है, समझ पा रहे हो? ये देखो ये सब टेंजेंट है। एंड पॉइंट का सबसे खराब नेचर होता है, वहां पे आप जितनी चाहो मर्जी उतनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसलिए एंड पॉइंट पे कभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं की जाती। सो नेवर चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट। बताओ समझ में आया भाई? यस सर। यस यस सर। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया है? हाँ ठीक है। अभी समझ में आया? तो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम छोटा सा। डिस्कस इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर मत दो, सिर्फ ऐसे ग्राफ से करके बता दो। डिस्कस पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर fx equals to mod sin x plus 3/2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए इसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट डिस्कस करने हैं, किसके? मॉड ऑफ fx के। हम लोग जानते हैं कि अगर fx का ग्राफ नोन है तो मॉड fx का ग्राफ मिरर इमेज की सहायता से बनाया जा सकता है, कैन बी ड्रॉन। बताइए यस और नो। इतना सीखा आपने कैसे बनाया जा सकता है? यस सर। पॉजिटिव सेम पॉजिटिव और नेगेटिव मिरर। नेगेटिव पे मिरर इमेज। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है। इससे शॉर्ट में क्या लिखें, ठीक, ये पता है आपको। दूसरा एक और बात पता है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट कौन से होते हैं? नॉन मॉड में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड fx इज f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। ये पॉइंट 0। ये होता है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जिन पे मतलब किसके? मॉड fx के। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको वो x ढूंढने हैं जिसके लिए sin x प्लस 3/2 0 हो, यानी कि sin x इक्वल टू -3/2 हो। और आप जानते हैं कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे भी, उसके रेंज से बाहर हो जाएगा वो। तो उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। -3/2 उसके नीचे आएगा। इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका कोई जीरो नहीं मिलेगा। जीरो नहीं मिलेगा तो कोई शार्प एज नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं? इसका जीरो नहीं बनेगा तो इसका कोई शार्प एज नहीं बनेगा। इसका मतलब नो शार्प एज, और शार्प एज नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो आंसर क्या आ गया भाई? 0। ठीक है, 0 मतलब 0 मत लिखो, नहीं तो आप x इक्वल टू 0 समझ लेंगे। नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, हर जगह डिफरेंशिएबल। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर, समझ गया सब। अभी क्लियर है भाई सबको? बाकी लोग भी बताइए यस और नो। हाँ सर। देयर आर n नंबर ऑफ पीपल। रेंज में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, रेंज पे ध्यान देना था। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। इसको देखे रहिए। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब यूनिट, ये सब 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे आपको ये बताने की जरूरत है, ताकि उनको शुरू से क्लैरिटी मिले, है ना। देन ओनली यू विल बिकम अ बेटर टीचर, है ना। ये शुरू से क्लैरिटी दे दीजिए। ये देखिए, ये डिफरेंशिएबिलिटी इसीलिए एंड पॉइंट पे चेक नहीं की जाती, है ना। ये हमने सीखा है कि कैसे चेक नहीं की जाती है। लिमिट के कॉन्सेप्ट को, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आइए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अब बड़ा आसान हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो कैसे लिखते हो? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, सॉरी माइनस h। क्यों? ये इसका मतलब क्या है? दैट इज, अगर इसको शब्दों में आपको किसी को समझाना है तो बता सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। ये तो इंटरमीडिएट का टॉपिक है।
बताइए, अगर आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि ये क्या लिखा हुआ है तो क्या बताओगे? देखिए, एज एच अप्रोचेस टू 0 तो a माइनस एच विल अप्रोच टू a, कहां से? लेफ्ट साइड से, यानी कि एज we take input from left of a, ठीक है, किस पे बात हो रही है? at x इक्वल टू a, लिमिट at x इक्वल टू a। तो अगर हम a के लेफ्ट में इनपुट लेते हैं देन लेफ्ट हैंड लिमिट gives the output, या gives नहीं, is nothing but, is nothing but the output। बताओ समझ में आया? यही तो कह रहा हूं मैं कि भाई ये a रहा होगा, a के लेफ्ट से आपने पॉइंट चूज करे हैं, तो इसको y एक्सिस पे जब आपने ड्रॉ किया है तो जो पैटर्न आपको मिला है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। बताइए सही है? यस। राइट के इसके लिए लिख लोगे, क्या लिखोगे राइट के लिए? as we take input from right side of a, right to a, right inputs, बिकॉज हम लोग बहुत सारे इनपुट्स कंसीडर करते हैं ना, बिकॉज h जब छोटा हो रहा होगा, मान लीजिए h छोटा हो रहा है तो ये पॉइंट्स यहाँ से ऐसे ढेरों पॉइंट हम लोग कलेक्ट करते जा रहे होंगे ना इस प्रोसेस में। इनपुट्स फ्रॉम राइट ऑफ ए, then your RHL is nothing but the output। बताओ भाई, ठीक है ना? जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करते कहा जाता है ना? तो याद रखिए, बस इतनी सी डेफिनेशन है लिमिट की मैथमेटिकली, लेकिन जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक मैथमेटिकली सीख के भी क्या करेंगे? मतलब ये तो हमें आता हो, ये तो हम 12th के बच्चों के लिए तुरंत लिख दें, लेकिन यहाँ डेल्टा लिख दिया जाए और कुछ और तरीके से कहा, फिर हम पकड़ में ना आए हमारी। लेकिन लैंग्वेज अगर हमें आती है तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे अगर हम a के राइट में हैं और हम यहाँ से h को जब a प्लस h में h जो है वो 0 अप्रोच करेगा, मतलब हम लोग राइट से a की तरफ आ रहे होंगे, और यहाँ से क्या हो रहा है? लेफ्ट से a की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से a की तरफ जा रहे हैं, ये ठीक, ये डिफरेंस है दोनों। तो वो जो आउटपुट हमें y एक्सिस पे दिख रहा है वो किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, वो हम देखते हैं। ठीक, ये जब वो दोनों सेम हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। चलिए इतनी सी बात है ये। अब इसके आउटपुट्स हम लोग देखते हैं y एक्सिस पे, ठीक है? अगर वो सेम आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। फिर जब कंटिन्यूटी की बात आती है तो मतलब कंटिन्यूटी मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों अप्रोचिंग वैल्यू यहाँ से और यहाँ से, और बीच में आने वाली ये जो आपको येलो लाइन, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये बीच में फिल कर देती है ये गैप, यानी ये गैप क्या बनती है? फंक्शनल वैल्यू है ना? ये क्या है? f at a। तो ये गैप अगर फिल हो जाए तो कहते हैं कि कंटिन्यूटी है, मतलब लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के ऊपर आ जाए, मतलब ये गैप फिल हो जाए तो इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। दैट इज इजी। बताइए, यहां तक बात समझ में आई है? यस सर। चलिए फिर मिलते हैं कल, है ना? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।